ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और हमारा थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, इसको हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। और इसमें हमने ये देखा था लास्ट क्लास में कि भाई जो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म होता है उसको हल करने की दो विधि है। एक विधि है ग्राफीय विधि, एक विधि क्या है, ग्राफीय विधि। और एक विधि क्या है, बीजगणितीय विधि। तो जो ग्राफ से सॉल्व करते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, ग्राफ रिलेटेड जो भी चीजें थी कि पॉइंट्स को कैसे निकालते हैं, फिर निकालने के बाद उनको ग्राफ पर कैसे बनाते हैं, और ग्राफ पर कोई पॉइंट अगर है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। तो ये सब चीज हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या ग्राफीय विधि में? ठीक है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं, अब हम बीजगणितीय विधि की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे हम समीकरणों को देखकर ये पता लगा दें कि उनका ग्राफ कैसा रहा होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में जाते जाते ये बताया था, व्यापक रूप मतलब जनरल फॉर्म। व्यापक रूप का मतलब होता है जनरल फॉर्म, मतलब हमारी समीकरण दिखेगी कैसे। तो व्यापक रूप ये कहता है कि जो भी हमारी दो चर वाले रैखिक युग्म होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है उनका व्यापक रूप क्या होता है। a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस सॉरी यहाँ बनाएगा c2 बराबर 0। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा किसी भी युग्म का, किसी भी रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप होता है। यानी हमें जो अपनी समीकरण है वो हमेशा ऐसे ही लिखनी है, पहले x वाला, फिर y वाला पद, और फिर अचर। हमेशा ध्यान रखना, आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आगे आने वाले टॉपिक में, तो आपको अपनी समीकरण कैसे लिखनी है, इसी तरीके से पहले x वाला, फिर y वाला पद, और फिर अचर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक समीकरण लिख दी, 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, और 3x प्लस 5y माइनस 2 बराबर 0। तो आप इन समीकरणों को देखो, ये दोनों समीकरण व्यापक रूप में है या नहीं बताओ। ये दोनों समीकरणें जो मैंने लिखी हैं ये व्यापक रूप में है या नहीं। व्यापक रूप क्या कहता है कि पहले x वाला, तो देखो दोनों में पहले x वाले आ रहे हैं, x वाले पद, फिर y वाला पद, तो देखो दोनों में y वाले पद आ रहे हैं, फिर अचर, तो देखो दोनों में अचर आ रहे हैं, फिर बराबर, तो देखो दोनों में बराबर भी आ रहा है, फिर 0, तो दोनों में 0 भी आ रहा है। तो हमें अपनी समीकरण को हमेशा ऐसे ही लिखना है। ये बात सभी को क्लियर हुई? इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दी समीकरण, है ना, ऐसे दे दी 2x प्लस 3y प्लस बराबर 5। ठीक है, अब ये हमारा व्यापक रूप है क्या बताओ, क्या ये व्यापक रूप है हमारा? ये हमारा व्यापक रूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्यापक रूप में क्या होता है, बराबर में 0 होती है, और सारे जो पद हैं इस तरफ लिखे होते हैं लेफ्ट साइड में, उल्टे बाइयों। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बराबर में 0 ही नहीं है, और पद भी हमारा एक पद लिखा हुआ है राइट साइड में, दो लिखे हुए हैं लेफ्ट में। तो इनको पहले मैं व्यापक रूप में लेकर आऊंगा। वो कैसे, मैं इसको भी इधर ले आऊंगा। तो 2x प्लस 3y और 5 इधर आकर माइनस का हो गया बराबर 0। अब ये व्यापक रूप। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में समीकरण व्यापक रूप में नहीं लिख कर दी हुई है तो उसको लिखना है पहले। ठीक है, जैसे ये नहीं थी व्यापक रूप में तो हम पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है सभी को? बताइए, क्लियर है ये बात सभी को? कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। कि जब भी हमें क्वेश्चन दिया होगा तो क्वेश्चन में जो समीकरण है वो हमेशा व्यापक रूप में होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो उनको आपको लिखना है पहले व्यापक रूप में, उसके बाद आप उनको सॉल्व करो। ठीक है, ये हो गई पहली चीज। अब दूसरी चीज,
ये पहला स्टेप है हर क्वेश्चन में। पहला स्टेप आपको यही करना है कि अगर व्यापक रूप में नहीं है तो उसको व्यापक रूप में लिखना है समीकरण को। अब हम बात करते हैं कि व्यापक रूप में तो हमने लिख लिया, अब हमें ए बी और सी के मान कैसे हम निकालेंगे। तो ए और बी और सी के मान निकालने के लिए सबसे पहले जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 4 में ए बी सी के मान ज्ञात करो, के मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैं देखूंगा समीकरण में क्या समीकरण व्यापक रूप में है। सबसे पहला काम यही देखो, क्या ये समीकरण का व्यापक रूप है। समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। समीकरण हमेशा इस रूप में लिखी होनी चाहिए। तो ये कहता क्या है, ये कहता है कि पहले आप एक्स वाले को लिखो, फिर वाई वाले को लिखो, और फिर अचर को लिखो। तो इस क्वेश्चन में क्या ऐसा है कुछ, नहीं है ना, नहीं है ना। पहले एक्स वाला आता है तो इसमें तो वाई वाला आ रहा है पहले, तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा पहले। तो पहले मैं एक्स वाला लिखूंगा, एक्स वाला क्या है माइनस का 2x, तो माइनस 2x। फिर आता है प्लस बी वाई यानी वाई वाला पद, तो वाई वाला कौन है प्लस का 5y, तो प्लस का 5y। फिर क्या आता है अचर, तो अचर तो बराबर के दूसरी तरफ है तो इसको मुझे उठाकर इधर लाना पड़ेगा, तो माइनस का 4 और बराबर में 0। अब ये व्यापक रूप में आ गई, क्यों, क्योंकि देखो पहले x वाला है तो x वाला है, फिर y वाला है तो y वाला है, फिर अचर है तो अचर है, फिर बराबर है तो बराबर है, और 0 है तो 0 है। तो ये मेरा समीकरण का व्यापक रूप आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बताइए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि क्वेश्चंस आगे तभी समझ आएंगे जब ये समझ आएगा व्यापक रूप। ठीक है, अब मुझे निकालना है ए बी और सी के मान। तो मैं अपना माइक बंद कर लो भाई, किसका माइक ऑन है। अब मुझे क्या निकालना है, ए बी और सी के मान। तो ए बी और सी के मान कैसे निकालूंगा, मैं इसकी तुलना करूंगा व्यापक रूप से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पे। तो तुलना करने पर तुलना कैसे करते हैं, देखो मुझे चाहिए ए है कहाँ, ये देखो ए कहाँ पर है, ए है एक्स के साथ। तो अपने क्वेश्चन में देखो एक्स के साथ कौन है -2, तो ए -2 हो गया। ठीक है, फिर निकालना है बी, बी किसके साथ है वाई के साथ, बी किसके साथ है वाई के साथ। तो अपने क्वेश्चन में देखो वाई के साथ क्या है 5, तो बी का मान आ गया 5। फिर आ गया सी, सी क्या है अचर, सी क्या है अचर यानी इसके साथ ना तो एक्स है और ना ही वाई है। तो इसमें देखो ऐसा कौन है जिसके साथ एक्स और वाई कुछ नहीं है, -4, तो सी का मान आ गया -4। साइन के साथ लिखना है हमें, ये हमेशा ध्यान रखना, साइन के साथ लिखना। तो इस तरीके से हमने क्या निकाले, ए बी और सी के मानों को निकाला। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। तो पहला स्टेप समीकरण का व्यापक रूप, दूसरा स्टेप तुलना करके ए बी और सी के मान को निकाल सकते। ठीक है, तो ये हमारा, क्योंकि अभी हमने एक समीकरण पढ़ी, तो एक समीकरण के लिए हमने ए एक्स बी वाई और सी लिखा। लेकिन अगर दो समीकरण हो जाए तो वहां पर फिर हमें पहली समीकरण में ए को क्या लिखूंगा A1, बी को क्या लिखूंगा B1, सी को क्या लिखूंगा C1। दूसरी समीकरण में ए हो जाएगा A2, बी हो जाएगा B2 और सी हो जाएगा C। ठीक है, जब हमें दो समीकरण, क्योंकि हम युग्म पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर का नाम क्या है युग्म, तो युग्म पढ़ रहे हैं तो दो समीकरणें होंगी। तो दोनों समीकरणों को एक्स वाले जो पहली वाली का है उसको A1 B1 C1, और जो दूसरी वाले समीकरण है उसमें A2 B2 C2 है। ओके, जैसे कि ये है। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें दो समीकरणें हैं, ये पहले वाली है ये दूसरे वाली है। तो मैं इसमें आपसे अगर कहूं कि पहले और दूसरी समीकरणों की तुलना करके आप A1 निकालो, B1 निकालो और C1 निकालो, इसकी तुलना करके A2 निकालो, B2 निकालो और C2 निकालो। निकालिए, सबसे पहले पहली वाली समीकरण की तुलना करके A1 B1 C1 निकालो। समीकरण क्या है आपकी, x - 2y बराबर 0। ठीक है, तो इसकी तुलना करके निकालिए A1 B1 और C1 क्या होंगे।
A1 क्या होगा? A1 क्या होगा? वेरी गुड। देखो, A1 क्या है? जो x के साथ लिखा है। यहां पर x के साथ क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा। जहां पर कुछ नहीं लिखा होता वहां पर हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। ठीक है, तो A1 कितना हो गया? 1 हो गया। A1 की वैल्यू कितनी हो गई? 8। B1 कितना होगा? B1 कितना होगा? वेरी गुड। तो B1 क्या है? जो y के साथ लिखा है। क्वेश्चन में देखो y के साथ क्या लिखा हुआ है? -2, तो B1 की वैल्यू हो गई -2। C1 कितना होगा? अब इसमें है ही नहीं C1, है ना? ये y के बाद इसमें कोई टर्म नहीं है, कोई पद नहीं है, तो C1 कितना हो गया? 0 हो गया। अच्छा, क्लास में सिर्फ करण ही है जो पढ़ रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं भाई? किसी का भी आंसर नहीं आया। मैंने A1 पूछा, B1 पूछा, C1 पूछा, तो सिर्फ करण ही पढ़ रहे हैं क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हो? बाकी लोग क्या कर रहे हो क्लास में? ये क्लियर हुआ A1 B1 C1 कैसे आया? ठीक है, चलो। अब ऐसे ही दूसरी वाली समीकरण है। इसकी अगर मैं बात करूं तो A2 कितना होगा बताओ? समीकरण है ये 3x प्लस 4y बराबर 20। पहले ये बताओ, क्या ये व्यापक रूप में लिखी है? पहले हम समीकरण को व्यापक रूप में लिखेंगे। क्या ये व्यापक रूप में है? क्या ये व्यापक रूप में है? नहीं है। व्यापक रूप क्या होगा? व्यापक रूप होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यानी व्यापक रूप ये कहता है कि x वाला पद, y वाला पद और अचर तीनों एक साथ आने चाहिए, फिर बराबर आना चाहिए, फिर 0 आनी चाहिए। तो इसमें तो बराबर में 0 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको 3x प्लस 4y और 20 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20 और बराबर में 0। अब ये व्यापक रूप में है, क्यों? क्योंकि पहले x वाला आ रहा है, फिर y वाला आ रहा है और फिर अचर आ रहा है। अब मैं इसकी तुलना कर सकता हूँ। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। तो A2 कितना आएगा? A2 क्या है? जो x के साथ लिखा हुआ है। अपने क्वेश्चन में देखो x के साथ क्या लिखा हुआ है? 3, तो A2 हो गया 3। B2 कितना आएगा? जो y के साथ लिखा हुआ है। तो y के साथ क्या लिखा हुआ है? प्लस का 4, तो B2 हो गया 4। C2 क्या होगा? जो अचर है, और इसमें अचर क्या है? -20। तो ये A2 B2 और C2 के मान। इस तरीके से हम मान निकालेंगे, वैल्यूज को निकालेंगे। क्लियर है सभी को? अगर एक इक्वेशन है तो इससे काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि एक ही इक्वेशन है। अगर युग्म है तो युग्म के लिए हम ऐसे लिखते हैं, पहली वाली में सबके नीचे 1 लगा दो, दूसरी वाले के लिए सबके नीचे 2 लगा दो। ठीक है, चलो। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए। आपको इस समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है और c का मान बताना है। करो सॉल्व और बताओ। बताइए c का मान। -4। करण का आंसर आ चुका है, बाकी लोग। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कि कैसे आया आंसर, तो समझो ठीक से और फिर करो सॉल्व, है ना? जो बच्चे लेट जुड़े हैं, पहली बात तो लेट मत आया करो क्लास में। लेट आओगे तो कुछ नहीं समझ आना। यस। तो पहले मैं ये देखूंगा क्या मेरी समीकरण व्यापक रूप में है। व्यापक रूप कहाँ है? ये रहा व्यापक रूप। क्या ये व्यापक रूप में है? नहीं है। व्यापक रूप क्या कहता है? पहले x वाला टर्म आएगा, फिर y वाला आएगा, फिर अचर आएगा, बराबर में 0। तो बराबर में यहाँ पर 0 नहीं है, 4 है। तो ये 0 कैसे बनाऊं बराबर में? इसको इधर ले आता हूँ, 4 को उठाकर इधर ले आता हूँ। तो ये हो जाएगा 0 बराबर 5x माइनस 3y माइनस 4। और इसको पलट के भी लिख सकते हैं, 5x माइनस 3y माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है।
अब मैं इसकी क्या करूंगा, तुलना करूंगा। किससे तुलना करूंगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ए क्या है, जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, तो अपने क्वेश्चन में देखो एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है 5। बी क्या है, जो वाई के साथ लिखा हुआ है, तो अपने क्वेश्चन में देखो वाई के साथ क्या लिखा हुआ है -3। साइन के साथ लिखना है, ये ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, साइन के साथ, खाली 3 नहीं, -3। फिर देखो सी, सी क्या है अचर, तो इसमें अचर क्या है -4, तो -4। हमसे पूछा गया है सी का मान, तो सी का मान क्या है -4। क्लियर हुई चीजें कुछ कुछ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि क्या दी गई समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं। बताओ, ये जो दो समीकरणें दी हुई हैं, ये वाली और ये वाली, क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। बताओ, है तो यस टाइप कर दो या ए ऑप्शन लिख दो, नहीं है तो बी ऑप्शन लिख दो। है, ओके, ए, ओके। दो चर वाली रैखिक समीकरण का युग्म है क्या ये। है, okay। तो आप सब लोग बोल रहे हो ये दो चर वाली रैखिक समीकरणों का युग्म है। ध्यान से देखो जरा, एक मौका और दे रहा हूं। नहीं है, ओके। कितने चर हैं, देखो, नाम नाम से साफ पता चल रहा है, दो चर वाली रैखिक समीकरण, दो चर वाली रैखिक समीकरण। इसमें बताओ कितने चर हैं, तीन चर है ना, है ना। देखो एक्स वाई जेड, तो इसमें तो तीन चर है, इसमें तो तीन चर हैं, तो ये दो चर वाली कैसे हो जाएगी, तो तीन चर वाली हो गई। बताओ, ये चीज क्लियर हुई सभी को। थोड़ा ध्यान से देखिए सभी बच्चे, आपसे ये पूछा गया था कि क्या ये, अच्छा ये युग्म तो है, ठीक है, ये युग्म है, मतलब जोड़ा है ये दो समीकरणों का, रैखिक भी है। लेकिन क्या चर दो हैं, नहीं भाई, इसमें तो तीन चर है, तो इसलिए ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म नहीं। सबको समझ आई ये बात, नहीं आई है समझ में तो पूछ लो। आप चर देखो कितने हैं, तो तीन चर हैं एक्स वाई और जेड, और पूछ कहा गया है ये दो चर वाले, तो दो चर वाले ये नहीं। डन, क्लियर हुआ सभी को ये। तो मैं एक पोल में क्वेश्चन पूछूं, ठीक है। चलिए, तो ऐसा ही क्वेश्चन है कुछ, इसको सॉल्व करें। तब तक मैं पोल आपको भेज रहा हूँ, इसमें भी आपको हाँ या ना में ही जवाब देना है। तो जिसने पिछला क्वेश्चन सुना है, देखा है, वो कर देंगे इसको, जो नहीं है थे क्लास में वो नहीं कर पाएंगे। करिए सॉल्व, पोल मैंने आपको भेज दिया। आपको बताना है कि क्या ये जो समीकरणें लिखी हुई हैं, क्या ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है। तो देखो कितने चर वाली है, ओके। 8 में से 7 बच्चों का आंसर सही है, एक का गलत है, और क्लास में इस टाइम 27 स्टूडेंट्स हैं, तो भाई सभी लोग आंसर करो। यार हद है, मतलब मैंने अभी ये चीज समझाई है, गिनती, 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको गिनती नहीं आती। भाई चर गिनने नहीं आते, कितने चर हैं, मतलब ऐसा सेम एग्जाम्पल करा दिया, और पोल में क्वेश्चन पूछा तो नहीं पता, क्योंकि क्लास में ध्यान ही नहीं है, ध्यान तो किसी और दुनिया में है।
हर क्लास का यही है। बताओ, 6 बच्चों का गलत है ये। इसमें गिनती गिननी है बस, कितने चेयर हैं वो नहीं गिन पा रहे, 7 बच्चे। थोड़ा क्लास में ध्यान दो, आए हो तो। इस टाइम को वेस्ट मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम, पता चल जाएगा अभी कुछ दिनों में। बताओ, 21 में से सिर्फ 10 बच्चों का आंसर सही है। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है क्लास में, कहाँ क्या सोचते रहते हैं। 22 में से 10 बच्चों का आंसर गलत है। उन 10 बच्चों को ये पता नहीं चल पा रहा है इसमें चर कितने हैं। क्योंकि क्लास में ध्यान नहीं है, मैं पागल हूं ना, बैठा हूं यहाँ चिल्ला रहा हूं कि चर इतने हैं, 3 चर हैं, 4 चर हैं, मैं चिल्लाए जा रहा हूं। जिसको क्लास में पढ़ना है वो आया करो, जिसको नहीं पढ़ना वो मत आया करो क्लास में। हर क्लास का यही है, ध्यान ही नहीं रहता क्लास में। 23 में से सिर्फ 13 बच्चों का आंसर सही है, 10 का गलत है। थोड़ा क्लास में ध्यान दे लो, है ना। ये नहीं कि बस आगे क्लास में और ध्यान कहीं और है। कॉपी पेन उठा लो थोड़ी। इसमें साफ साफ पूछा गया है कि क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, तो चर गिनने नहीं आते क्या? कितने चर हैं इसमें, इसमें कितने चर हैं? क्या होता है चर? तीन। इसमें 3 चर है ना, एक्स वाई और जेड। अल्फाबेट। 3 चर है ना, एक्स वाई और जेड। तो हाँ आंसर दिया 12 बच्चों ने। 25 में से 12 बच्चों ने हाँ आंसर क्यों दिया, मुझे ये बता दो। मैंने सेम क्वेश्चन ये कराया, इसमें क्या पूछा था मैंने, ये सेम क्वेश्चन अभी कराया, कहाँ है ध्यान? इसमें 3 चर है, एक्स वाई और जेड। ये अजीत नाम से स्टूडेंट है, माइक बंद करो अपना। मैं ब्लॉक कर रहा हूँ आपको क्लास में से। तो इसमें 3 चर हैं, एक्स वाई और जेड। तो ये 2 चर वाली रैखिक समीकरण का युग्म नहीं है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अभी भी ये बोल रहे हैं यार। क्लियर हुआ ये? कोई डाउट है तो इसमें बताओ, इसमें अगर कोई डाउट है तो बताइए। भाई क्लास में ध्यान दे लो थोड़ा, ठीक है ना, ये नहीं कि आए क्लास में और ध्यान कहीं और है। सेम क्वेश्चन कराता हूं मैं उस और उसी से रिलेटेड पोल में पूछता हूँ, तब भी आंसर नहीं दिया जा रहा कुछ बच्चों से। चलो, अब मैं जिसका नाम लूंगा वो मुझे आंसर देगा। पहला क्वेश्चन है, 7x - 3y बराबर -5। इसमें ए, बी और सी के मान निकालो कॉपी में, मैं कॉपी चेक करने वाला हूँ। करो, ए बी और सी के मान निकालो।
हर क्लास का यही है यार, हर क्लास का। मुझे ये समझ नहीं आता मैं और कैसे समझाऊं, क्या करूं मैं। ए बी और सी की वैल्यूज बताओ क्या आएंगी इसमें। मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या ये व्यापक रूप में लिखा हुआ है, बताओ। 7x - 3y बराबर -5। क्या ये व्यापक रूप में है? अब ये व्यापक रूप क्या होता है? क्या होता है व्यापक रूप? व्यापक रूप हमारा होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये हमारा व्यापक रूप है। व्यापक रूप ये कहता है कि आपकी जो समीकरण है उसमें सबसे पहला पद जो आएगा उसमें x आएगा, जो दूसरा पद है उसमें y आएगा, और जो तीसरा पद है वो अचर होगा। तो मेरी जो समीकरण है ये, मेरी ये जो समीकरण है 7x - 3y बराबर -5। तो क्या ये व्यापक रूप में है? व्यापक रूप से मतलब पहले x वाला आ रहा है, चलो ठीक है, फिर y वाला भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये तीनों एक साथ आने चाहिए, x y और अचर तीनों एक साथ और बराबर में 0। ठीक है। व्यापक रूप हमारा क्या कहता है कि x y और अचर तीनों एक साथ और बराबर में 0। तो मैं इनको पहले तीनों को एक साथ लिखूंगा और फिर बराबर में 0। तो तीनों को एक साथ लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, -5 को उठाकर इधर ले आऊंगा। तो 7x - 3y +5 बराबर 0। ठीक है, बताइए ये क्लियर हुआ? व्यापक रूप में कैसे बदला मैंने आपको। हर क्वेश्चन में अगर व्यापक रूप दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दिया है तो पहले उसको बनाना है व्यापक रूप में। अब मैं इसकी तुलना कर लूंगा। ठीक है, किससे तुलना करूंगा? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना। ठीक है, अब जब हम तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा? अब आप ये देखो a किसके साथ लिखा हुआ है? x के साथ। तो यहां पर देखो x के साथ क्या लिखा हुआ है? 7। तो a का मान आ गया 7। ठीक है भाई, ध्यान से समझ लेना, मैं पोल में पूछूंगा क्वेश्चन। उसके बाद b का मान, b किसके साथ लिखा हुआ है? y के साथ। तो यहां पर y के साथ क्या लिखा हुआ है? -3। तो b का मान कितना आ गया? -3। ठीक है, फिर c क्या है? अचर। तो इसमें अचर क्या है? +5। तो c का मान आ गया +5। ये हमारे a b और c के मान आ गए। बताइए इसमें कोई डाउट है तो। फिर से समझा सर। हाँ जी, फिर से समझा दो। फिर से समझा दूं, ठीक है। देखो, मैंने अभी जब क्लास शुरू हुई थी मैंने बोला था कि आपको जब भी ए बी सी के मान निकालने हैं तो आपको सबसे पहले अपनी समीकरण को इस रूप में लिखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब इस रूप में लिखने का मतलब क्या है? इस रूप में लिखने का मतलब ये है कि पहले आप लिखोगे एक्स वाला पद, फिर आप लिखोगे वाई वाला पद, फिर आप लिखोगे अचर बराबर में 0। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? आपको अपनी समीकरण हमेशा इस रूप में ही लिखनी है। अब जैसे मेरा ये क्वेश्चन था 7x - 3y बराबर -5। तो आप ये चेक करो सबसे पहले, क्या ये समीकरण इस रूप में लिखी हुई है? इस रूप में लिखने का मतलब ये है कि क्या बराबर में 0 है? क्या इसके बराबर में 0 है? नहीं है ना, इसके बराबर में तो -5 है। लेकिन मुझे तो इस रूप में लिखना है, यानी इधर 0 आनी चाहिए और ये सारी चीजें एक साथ बराबर के इस तरफ, जैसे इसमें है ये तीनों चीजें, x वाले टर्म, y वाले टर्म और c, तीनों चीजें एक साथ लिखी हुई हैं, फिर बराबर में 0 है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा। ये 2 बराबर के इस तरफ और -5 इस तरफ है, तो मैं इनको तीनों को एक साथ लिखूंगा।
एक साथ कैसे लिख सकता हूं मैं इसको उठाकर इधर ले आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 7x माइनस 3y। अब ये -5 इधर आकर प्लस का हो गया, प्लस का 5, और बराबर में जब ये इधर आ चुका है तो यहां पर बचा 0। अब आप देखो इसको और इसको, दोनों को देखो, अब ये दोनों एक जैसे ही तो दिख रहे हैं। देखो पहले x वाला है, इसमें भी पहले x वाला है, फिर y वाला है, इसमें भी फिर y वाला है, फिर अचर है, इसमें भी फिर अचर है, बराबर है, बराबर है, 0 है, 0। अब ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं दिखने में, यस और नो, बताओ। हमारा क्वेश्चन जो है वो ऐसा ही होना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए। अब मैं यहां से a का मान निकाल सकता हूं, तो a कितना आएगा, a कहां पर है, a है x के साथ, तो इसमें देखो x के साथ कौन है, 7, तो a का मान 7 हो गया। ठीक है, b, b कहां पर है, b कहां पर है, y के साथ, तो इसमें देखो y के साथ कौन है, -3, साइन के साथ लिखना है, तो b का मान हो गया -3। फिर c, c कहां है, c क्या होता है, अचर, तो इसमें अचर क्या है, 5, तो c का मान हो गया 5। इस तरीके से हमने a, b और c के मान निकाले। बताइए क्लियर हुआ, अब समझ आ गया जिन्होंने पूछा था दोबारा से, अगर अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें निकालो a, b और c के मान, सेकंड वाले में, इसको मैं हटा रहा हूं। क्या है मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन है मेरा x प्लस वाई -5 बराबर में -5 बराबर में 0। ठीक है, तो a का निकालो, b का निकालो और c का मान निकालो, 1,1,-5। ओके, सभी बच्चे खुद से निकालेंगे, मैं किसी का भी नाम लेकर पूछ सकता हूं कि कैसे निकाला। x बराबर 1, असलम x कहां से आ गया, मैंने a, b और c के मान निकालने के लिए कहा है। अनिल कुमार नाम से स्टूडेंट है, बताइए कैसे आया आपका आंसर, कैसे किया, कॉपी दिखाओ। अमित वर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, कॉपी दिखाइए अपनी, कैसे किया सॉल्व। अमित वर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी नोटबुक दिखाइए, कैसे किया सॉल्व। नवीन नायक नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए नोटबुक, कैसे किया सॉल्व। नवीन नायक नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए। भाई देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या क्या वैल्यूज आई है ए, बी और सी की, ब्लर आ रहा है दिख नहीं रहा। वेरी गुड, जिन्होंने कर लिया है सॉल्व, और जिन्होंने नहीं किया है, भाई देखो ऐसा ऐसा अगर आप ऐसा सोच रहे हो बस मैं पढ़ाता जाऊं, है ना, मैं चिल्लाता जाऊं और आपको आ जाएगा समझ में, तो ऐसा नहीं होगा, खुद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखो, क्या ये व्यापक रूप में लिखी हुई है समीकरण, बताओ क्या ये समीकरण व्यापक रूप में लिखी हुई है, यस और नो। व्यापक रूप क्या होता है, ये होता है व्यापक रूप, है ना, उसमें एक्स वाई और अचर तीनों एक साथ आते हैं और बराबर में 0 आती है। तो ये ऐसा ही, ये भी तो ऐसे ही है, एक्स वाई और अचर एक साथ लिखे हुए और बराबर में 0, तो ये व्यापक रूप है। ठीक है, अब हमें इसको बदलने की जरूरत नहीं है, तो ए क्या आएगा, ए क्या होता है, ए जो है वो होता है जो एक्स के साथ लिखा हो, तो यहाँ पर एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है,
कुछ नहीं, जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां पर हम 1 मानते हैं, तो ए की वैल्यू आ गई 1। फिर बी, बी कौन है? बी वो है जो वाई के साथ लिखा है, तो यहाँ पर वाई के साथ क्या लिखा हुआ है? कोई नहीं, तो जहां कुछ नहीं होता वहां पर हम 1 मानते हैं, तो बी की वैल्यू भी 1 हो गई। सी क्या है? सी है हमारा अचर, सी है हमारा अचर, और यहाँ पर अचर क्या है? -5, तो सी का मान हो गया -5। बताइए, समझ में आया ये सभी को? ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला सॉल्व करें। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड वाले को सॉल्व करिए। हम्म, यस। 3,3,0, वेरी गुड। तो सबसे पहले बताओ, क्या ये व्यापक रूप में लिखा है? क्या ये व्यापक रूप में लिखी हुई है? हाँ, लिखी हुई है। व्यापक रूप क्या कहता है कि पहले एक्स, फिर वाई, फिर अचर, फिर बराबर, फिर 0। तो पहले इसमें भी एक्स है, इसमें भी वाई है, अचर नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। बराबर है इसमें और 0 है इसमें। ठीक है, अब कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो ए कितना आएगा? ए कौन है? जो एक्स के साथ है, तो यहाँ पर एक्स के साथ कौन है? 3, तो ए हो गया 3। बी कौन है? जो वाई के साथ है, तो वाई के साथ कौन है? 3, तो बी हो गया 3। सी इसमें है ही नहीं, तो सी कितना हो गया? 0। भाई जब कोई चीज है ही नहीं तो वो 0 हो गई, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अभी आने वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें हमें ये निकालनी पड़ेंगी, हर क्वेश्चन में ए बी और सी, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा। तो जिनको ना समझ में आए वो पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करें। हम्म, सभी बच्चे आंसर करेंगे और सभी का ध्यान क्लास में रहेगा, कोई इधर उधर ध्यान ना दे। तो पहले मुझे ये बताओ आप लोग, क्या ये व्यापक रूप में लिखी हुई है समीकरण? क्या ये समीकरण व्यापक रूप में लिखी हुई है? यस और नो, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे मुझे। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप में तो भाई पहले एक्स वाला आता है, फिर वाई वाला आता है, और फिर अचर आता है, और 0। लेकिन यहाँ पर चलो पहले एक्स वाला आ रहा है, ठीक है, फिर वाई वाला आ रहा है, ठीक है, फिर बराबर आ रहा है, और बराबर में उधर है 7। लेकिन हमें तो 0 चाहिए होता है ना, व्यापक रूप में बराबर में 0 आता है, और सारी ये तीनों टर्म्स, तीनों पद एक साथ आते हैं, तो एक साथ लाने के लिए मैं इनको क्या करूंगा? 7 को उठाकर इधर ले आऊंगा, तो माइनस का एक्स, माइनस का 2y, और 7 इधर आकर माइनस का बराबर में 0। अब फिर से इसकी तुलना करेंगे हम किससे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। तो अगेन यहाँ पर x, यहाँ पर a क्या है? जो x के साथ लिखा है, यहाँ पर x के साथ क्या है? -1। ठीक है, जहां कुछ नहीं होता वहां पर हम 1 मानते थे, -1 हो गया। a की वैल्यू क्या हो गई? -y, सॉरी बी, बी के साथ क्या लिखा हुआ है? y। तो यहाँ पर y के साथ क्या है? -2, तो b का मान क्या हो गया? माइनस। फिर अचर c, और यहाँ पर अचर क्या है? -7, तो c का मान क्या हो गया? माइनस। ओके,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करिए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5। हम्म 3 कॉमा -1, इसके हाँ दो आंसर हो सकते हैं, -3 1 और 1 भी हो सकता है, और 3 -1 और 1 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपने किसका पक्षांतरण किया है। अगर आप इन दोनों का पक्षांतरण करके इधर लेकर आओगे तो आपके आंसर अलग आएंगे, और अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो अलग आएंगे। अलग कुछ नहीं, बस साइन अलग आएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन अलग आ सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना आपने किसका पक्षांतरण किया है। ठीक है, यस। ओके, सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा क्या ये व्यापक रूप में है। आप लोग बताइए, क्या ये व्यापक रूप में है? व्यापक रूप हमारा ये होता है, तो क्या ये व्यापक रूप में लिखी हुई है समीकरण? क्या ये समीकरण हमारे व्यापक रूप में लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई। क्यों? क्योंकि व्यापक रूप में एक्स वाई और अचर तीनों एक साथ आते हैं, बराबर में फिर जीरो आता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को एक साथ लाऊंगा। अब आप दो तरीकों से ला सकते हो, या तो आप इसको उधर ले जाओ तो ये तीनों एक साथ आ जाएंगे, या आप इन दोनों को इधर ले आओ तो ये तीनों एक साथ आ जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको इधर ला रहा हूँ, -3x, ये जो माइनस का y है इसको इधर ले आया, प्लस का y हो गया, और ये जो एक प्लस का है वो इधर आकर माइनस का 1 हो गया, और बराबर में 0। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इन दोनों को यहीं रहने दो, इसको इधर ले जाओ, वो आपकी मर्जी है। अब ये व्यापक रूप में आ गया, क्यों? क्योंकि एक्स वाई और अचर तीनों एक साथ हैं, बराबर में 0। अब इसका कंपैरिजन करेंगे तो ए क्या होगा, ए वो होगा जो एक्स के साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, -3, तो ए होगा -3। बी क्या होगा, बी वो होगा जो y के साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर y के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं। जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां पर हम 1 मानते हैं। सी क्या होता है, सी वो होता है जो अचर हो, तो यहाँ पर अचर क्या है, -1, तो सी का मान -। क्लियर है? बताइए। ठीक है, चलो फिफ्थ भी हुआ। अब सबसे लास्ट वाला करेंगे सॉल्व, उसके बाद पोल में करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, माइनस का 3x + 1 बराबर 0। -3 0 एंड 1। आप इसमें सबसे पहले देखो क्या ये व्यापक रूप में है। देखो व्यापक रूप में तो ये है, क्यों? क्योंकि बराबर में 0 आ रहा है और इस तरफ लिखी हुई है सारी चीजें। ठीक है, अब बात आती है कि वैल्यूज क्या आएगी, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए क्या है जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, -3, तो ए हो गया -3। बी क्या है, जो वाई के साथ लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में वाई वाई ही नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में वाई ही नहीं है, यानी वाई के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, 0। अच्छा, नितिन कुमार कुमार नाम से स्टूडेंट हैं, भाई देखो पोल में मैं अपनी मर्जी से ही दूंगा, क्योंकि इस क्लास की हालत ये है कि 10 या 12 बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सब चीजें आती है। मैंने देखा अभी पिछले क्वेश्चन में, तो मुझे तो सबको पढ़ाना है भाई, है ना। तो इसीलिए बीच में आप ये पोल वगैरह का मत बोला करो, जब पोल का क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा। अब बारी आई सी। सी को क्या है, सी वो है जो अचर है, तो यहाँ पर अचर क्या है, 1, तो सी का मान कितना आ गया, 1।
तो ये हमारा आंसर है। किसी को कुछ भी डाउट हो पूछ लो, क्योंकि मैं पोल में क्वेश्चन दूंगा। मुझे वो रिजल्ट नहीं चाहिए कि 25 में से 10 का सही 15 का गलत। जिसको समझ में ना आया हो, जिसको डाउट हो, पूछ लो, क्योंकि मुझे पोल में आंसर सबके सही चाहिए। ठीक है, चलो, ओके। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, बी का मान बताना है इसमें। हम्म सर कर दिया। ओके, हम्म 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर करें। हम्म 22 बच्चों का आंसर आ चुका है। पच्चीस बच्चों का आंसर आ चुका है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो देखो, इसमें ए और सी दोनों ही ठीक है, जिन्होंने ए और सी आंसर दिए हैं। क्योंकि जब आप इसको इसका जब आप पक्षांतरण करोगे, ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो ना। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 7 को इधर ले आओ,
हाँ, ए और सी दोनों ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं 7 को इधर लेकर आ रहा हूं तो 0 बराबर 4x-3y -7, और ये हो जाएगा 4x-3y -7 बराबर 0। अगर आप अब इसकी तुलना करो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, अगर आप अब तुलना करोगे तो a क्या होगा, a क्या है, सॉरी, a क्या है, x का गुणांक x के साथ, तो यहाँ पर x के साथ क्या लिखा हुआ है 4, तो a का मान हो गया 4। b क्या है, b वो है जो y के साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर y के साथ क्या लिखा हुआ है -3, तो b का मान हो गया -3। c क्या है, जो अकेला है -7, तो देखो b का मान -3 आ सकता है। अब अगर आप पक्षांतरण इन दोनों का करोगे तो ये दोनों इधर जाकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा फिर -4x प्लस का 3y -7 बराबर 0। इस केस में जो b का मान है वो +3 आएगा। ठीक है, तो a और c दोनों ही हमारे ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? बताइए, ए भी ठीक है, सी भी ठीक है, जिन्होंने सी आंसर दिया है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपको B1 और B2 का मान बताना है। B1 और B2, तो कैसे बताओगे, देखो अब आपके पास दो, जब एक समीकरण थी आपके पास, जब आपके पास एक समीकरण थी तो हम तुलना करते थे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। अब आपके पास दो समीकरण हैं, पहली ये दूसरी ये, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर दो व्यापक रूप लिखने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, पहले वाली समीकरण में, पहले वाली समीकरण के लिए सबके नीचे 1 लिख दूंगा, 1 1 1, और दूसरी वाली समीकरण के लिए ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब पहले वाली को पहले वाली से तुलना कर दो, दूसरे वाले की दूसरे वाली से। तो पहले मैं बात करता हूं इसकी, तो ए मुझे चाहिए B1, तो B1 है क्या, जो y के साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर y के साथ क्या लिखा हुआ है -6, तो B1 का मान क्या हो गया -6। ठीक है, ऐसे ही B2 क्या है, जो y के साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर y के साथ क्या लिखा हुआ है -1, तो B2 का मान हो गया -1। समझ में आई ये बात सभी को? बताइए, जब आपके पास एक समीकरण थी, जब आपके पास एक समीकरण थी तो हम एक से हमारा ये काम चल रहा था, लेकिन अगर आपको दो समीकरण दे दी जाए तो आपको फिर दो व्यापक रूप लिखने पड़ेंगे। पहले वाले के लिए इनके नीचे 1 लगा दो, और दूसरी वाले के लिए 2 लगा दो, और इनसे तुलना करके इन सब की वैल्यूज हम निकाल सकते। ओके, क्लियर हुआ ये सभी को? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। मुझे बताओ C1 और C2 के मान क्या होंगे, C1 और C2 के मान क्या होंगे? हाँ जी, 4 और 0। ठीक है, तो पहले वाली समीकरण में C1 की जगह क्या आ रहा है, अगर मैं तुलना करूं इसकी, a1x प्लस b1y
प्लस C1 बराबर 0। तो C1 के नीचे क्या आ रहा है 4, तो C1 हो गया 4। दूसरे वाले की तुलना करो, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर तो है ही नहीं C2, और अगर नहीं है तो वो 0 हो। ठीक है, और डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने अपने डाउट्स पूछ लीजिए। ठीक है, बाकी लोग जा सकते हैं।